नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरी कहानी सकबू की गुस्ताखियाँ का तीसरा और अंतिम भाग। अभी तक आपने सुना कहानी का मुख्य पात्र सकबू अपने पूर्वजों के बारे में जानने का प्रयास करता है। इस प्रयास में उसके 6 वर्ष लग जाते हैं और उसे अंततः यह मालूम होता है कि उसके पूर्वज एक क्षत्रिय थे और राज परिवार से संबंधित थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लेने के कारण वह अंग्रेज़ों के विभाजन का शिकार हो जाते हैं। परिवार के अधिकांश सदस्य मार दिए जाते हैं। आगे चलकर किसी तरह यह परिवार फिर से संभलता है, लेकिन देश के विभाजन की विभीषिका में एक बार फिर बिखर जाता है। आगे देखिए उसके बाद वह कहाँ पहुँचता है। जैसे जैसे हिंदुस्तान की आज़ादी करीब आती गई, जिन्ना का 2 राष्ट्र का सिद्धांत जोर पकड़ता गया। जल्दी ही यह तय हो गया कि विभाजन होकर रहेगा। अब सकबू के परिवार ने फिर निर्णय लिया कि जहां वह है वह हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा, यह तय है। और हालात जैसे हैं उससे यह भी तय है कि बड़े पैमाने पर हिंसा होगी तो क्यों ना यह स्थान समय रहते ही छोड़ दिया जाए। इस मुद्दे पर परिवार 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक वो जो हर सूरत में वहाँ से नहीं हटना चाहता था, जो होगा देखा जाएगा कि सोच लिए वहीं रहने को अडिग था। तो दूसरा गुट हर हाल में हटना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि हिंदू बहुत कम हैं और वह दंगों में मारे जाएंगे। यही गुट अंततः वहां से पानीपत के पास आकर बस गया। सकबू कहता, लाला देश बढ़ गया, खून से लथपथ आज़ादी तो बाद में मिली, लेकिन पानीपत में आकर बसे हमारे पुरखे 1940 के करीब ही न जाने किन परिस्थितियों में हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बन गए। इस स्थिति में परिवार की 2 बुजुर्ग महिलाओं ने आत्महत्या कर ली कि वह अपना धर्म नहीं छोड़ेंगी, और कुछ सदस्यों ने परिवार से नाता तोड़ लिया, कहीं और चले गए। कहाँ गए उनका कुछ पता नहीं कर पाया। और लाला, मैं इस्लाम ग्रहण करने वाले गुट का वंशज हूँ, बेहद उदास स्वर में एक दिन सकबू ने कहा था। लाला परिवार के जिस गुट ने जिस वजह से सिंध छोड़कर पानीपत में शरण ली थी, वही गुट मुसलमान बना बट गया। 2 सदस्य आत्महत्या कर लेते हैं। जो गुट सिंध में ही डटा रहा वह आज भी हिंदू है। लाला सच कहूँ, मुझे जब अपने खानदान की कहानी याद आती है ना, तो मुंह से यही निकलता है कि इस पृथ्वी पर सियासत से गंदी चीज़, घिनौनी चीज़ कोई है नहीं। हिंदुस्तान के जो टुकड़े हुए लाखों लोगों के खून से जो यह धरती लाल हुई, इसी सियासत के कारण हुई। सकबू जब यह कहना शुरू करता तो गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठता था। कहता, यह देश कभी न बढ़ता, लाखों लोग कभी मारे न जाते, बहू बेटियों की इज्जत न लूटी जाती, बच्चों का कत्लेआम न होता, मगर सियासी खेल ने यह सब कराया। विश्व युद्ध के बाद जो पस्त हो चुके अंग्रेज ऐसे भी कुछ सालों से ज़्यादा हिंदुस्तान को अपने कब्जे में न रख पाते, मगर अंग्रेजों की तरह पस्त हो चुके उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हमारे बहुत से नेताओं में भी धैर्य खत्म हो चुका था। सत्ता लोलुपता बढ़ गई थी। यही कारण था कि आनन फानन में अंग्रेजों की साजिश समझते हुए भी देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया गया। कत्लेआम होता है तो होने दो, हमारे सपने पूरे हों, बस यही सोचा और करा गया। अहिंसा का ढिंढोरा पीटने वालों को मैं इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूँ। लाला, अगर यह ना हुआ होता तो मेरा खानदान यूँ टूट टूट कर बिखरा ना होता, लोग बेमौत ऐसे न मारे जाते। लाला, मेरा कलेजा तड़प रहा है पाकिस्तान जाकर उस कटास राज मंदिर के दर्शन को, जिसने अंग्रेजों जैसे जालिमों से मेरे परिवार को बचाया था, जिसे घिनौनी सियासत ने तबाह किया। मैं वहां जाकर अपने खानदान के बचे हुए लोगों को गले लगाना चाहता हूं कि भाई मैं तुम्हारा खून हूं। उन्हें उनकी हिम्मत की दाद देना चाहता हूं कि पाकिस्तानी सरकार कट्टरपंथियों के तमाम जुल्मों सितम के बाद भी तुम अपना अस्तित्व बचाए हुए हो। सकबू एक बार इतना भावुक हुआ कि यह सब बताते बताते रो पड़ा। बोला, यार वहाँ के जैसे हालात है उससे तो यही नहीं लगता कि अब वो भी अपना अस्तित्व ज़्यादा दिन बचा पाएंगे। कट्टरपंथियों के जुल्म वहाँ बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ किसी तरह उनके पास पहुँचूँ और उन्हें भारत में आकर बसने के लिए तैयार करूँ। सन 2005 में जब पाकिस्तानी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबावों नियमों के चलते कटास राज मंदिर और उसके करीब के मंदिरों के पूरे समूह के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया, तो शुभारंभ के लिए भारत से भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को बुलाया।
सकबू ने उसी समय वहां जाने की सोची, मगर ऐन वक्त पर कागज पत्रों में कोई कमी आ गई, वह नहीं जा पाया। तब उसने हफ्तों चुन चुन कर जिम्मेदार लोगों को एक से एक गंदी गंदी गालियां दी। मगर जिद्दी सकबू 3 महीने बाद कटास राज मंदिर गया। भरसक अपने खानदान को ढूंढा मगर निराश लौटा। आते समय मंदिर के पवित्र सरोवर का जल ले आया था, मुझे भी दिया था। कहा था, लाला जानते हो मुझे इस जल में अपने खानदान के लोगों के अक्स दिखते हैं। या संयोग देखिए कि बाद में पाकिस्तानी सरकार ने भी आडवाणी को उस पवित्र सरोवर का पवित्र जल भेजा था। सकबू ने बड़ा दुख व्यक्त किया था वहाँ के अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थानों के दयनीय हालत पर, उन पर होने वाले बर्बर अत्याचारों पर। इसके लिए वह पूरी तरह से सियासतदानों, मजहबी धर्मांधों को दोषी ठहरा था। मेरा सकबू एक ऐसा इंसान था जो सामने वाले को एक लापरवाह, मस्तमौला, मुंहफट इंसान दिखता, लेकिन सच में वह अंदर अंदर चिंतन मनन मंथन करने वाला व्यक्ति था। वह तमाम मुद्दों पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसी बातें कहता जो गहन चिंतन मनन के बाद ही हो सकती थी। पाकिस्तान से लौटने के महीने भर बाद एक दिन उसने कहा, लाला सियासती चालों ने हिंदुस्तान को कितना सिकोड़ दिया है। पाकिस्तान बांग्लादेश बन गए। अंग्रेजों अन्य बहुत से सियासत ने हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन को लड़ा भिड़ा कर अलग कर रखा है। अगर इन सब को जोड़ दो तो मुझे लगता है विश्व में सबसे बड़ी संख्या हिंदुओं की है। फिर एक दिन बोला कि जो लोग यह कहते सोचते हैं कि शिक्षा के विस्तार के साथ आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, वो मूर्ख हैं, सही मायने में जाहिल हैं। फिर तमाम वैश्विक आतंकी घटनाओं का ब्यौरा रखकर बोला, इन घटनाओं को अंजाम देने वाले अधिकांश पढ़े लिखे थे। वास्तव में जब तक यह भावना रहेगी दुनिया के किसी भी धर्म में कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, इसको मानने वाले को ही जीने का हक है, तब तक दुनिया से अशांति, जंग, आतंक खत्म नहीं होगा। मैं कहता इतना सोचते हो तो आगे बढ़कर दुनिया बदल डालने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो हंसकर कहता, लाला अपनी क्षमता जानता हूँ। तथ्य यह है कि मैं चिंतन मनन कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक बदलने का सवाल है, मैं दुनिया तो क्या अपना मोहल्ला, अपना परिवार बदलने की भी क्षमता नहीं रखता। ऐसा बेबाक सकबू अपनी नई बेगम शाहीन को लाने के कुछ महीनों बाद ही मुझे टूटता हुआ दिखा, पस्त और हारता दिखा। 2 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि एक दिन बोला, लाला कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि शाहीन को लाकर गलत किया या सही, या कि सही। मैंने कहा, ऐसा सोचने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब तो तौफीक तुमसे और शाहीन से अच्छे से पेश आने लगा है। शाहीन से तो वह इतना घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कि यह वही व्यक्ति है जो कुछ महीने पहले उस महिला को देखना भी नहीं चाहता था। या तो तुम ही बता चुके हो। तो सकबू बोला, हाँ कहा तो था, सही ही कहा था, लेकिन यार मुझे अब जो चीज़ परेशान कर रही है वह है शाहीन का बिहेवियर, जो इन दिनों खुलकर सामने आ गया है। मैंने कहा, उसके व्यवहार में ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे जैसा आदमी 4 दिन में इतना चिंता में पड़ गया है? सकबू बोला, लाला असल में मुझे लगता है इस उम्र में शाहीन को लाकर मैंने गलती कर दी, और शाहीन को कहूँगा कि उसने मेरे जैसे उम्र दराज आदमी से एक जवान की अपेक्षा करके मूर्खता की। तुम जब मना करते थे कि यह कदम ना उठाओ, वह एक युवती है, गर्म खून है, एक दागती भट्टी है, शांत नहीं कर पाओगे उसकी आग, तो नहीं सुनता था तुम्हारी बात। आँख, नाक, कान सब तो उसकी बदन की तपिश ने बंद कर दिए थे। तुम्हारी बात सच निकल रही है, वह तुम्हारे अनुमान से कहीं ज़्यादा धधकती हुई है। इतना ही नहीं, अपनी आग शांत करने के लिए एक तरह से मुझसे ज्यादती भी करती है, फिर भी शांत नहीं होती। वह एक जल जले की तरह टूट पड़ती है। मुझे डर लगता है कि कहीं कोई रात ही क्यों, कोई भी दिन मेरे साथ किसी हादसे का दिन ना बन जाए। जब टोकता हूँ तो बड़ी बेशर्मी से लड़ पड़ती है कि एक जवान लड़की की तरफ कदम बढ़ाते वक्त सोचा नहीं था। मैं जवाब देता हूँ तो तुमने क्यों नहीं सोचा, एक बूढ़े व्यक्ति की तरफ कदम बढ़ाते हुए। यह सुनते ही और भड़क जाती है, कहती है, यह काम तुम्हारा था, मेरा नहीं। अभी 2 दिन पहले ही सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखने को कह दिया। लाला मैं वाकई में उसके सामने पस्त हो जाता हूँ। आगे का रास्ता बड़ा बेढब नजर आ रहा है। इसके बाद सकबू जब भी बात करता शाहीन की ही बात करता। निकाह से पहले जहाँ उसको लेकर तमाम फूहड़ अश्लील बातें करता था, वहीं अब उसके कारण हो रही तकलीफ़ों की बातें करता, और साजिया को बीच में जरूर लाता कि वह बेमिसाल थी। उस वैसी नेक दिल औरत शायद ही कोई हो। न जाने तब कौन सा शैतान हावी हो गया था मुझ पर कि उसकी कदर ना की।
ऐसा जख्म दिया कि मर गई। कुछ ही दिन बीते होंगे कि सकबू मिलने के लिए घर आया। कुछ ही देर में यह कहकर मेरे होश उड़ा दिए कि तौफीक और शाहीन के बीच संबंध है। मैंने चौंक कर कहा, सकबू क्या पागलपन है, तुम वाकई सठिया गए हो? यह कहते हुए तुम्हें संकोच नहीं हुआ? अरे कुछ तो शर्म करो, रिश्ते का कुछ तो ख्याल रखो। इस पर वह गंभीर होकर बोला, मैं जानता था कि तुम यकीन नहीं करोगे। जब तुम नहीं सुन पा रहे हो तो और कौन है जो मेरा सुनने वाला है? तुम तो साजिया से भी पहले मेरे सुख दुख के साथ ही रहे हो, लेकिन आज तुम भी यकीन नहीं कर पा रहे हो। वाकई अब मैं सचमुच अकेला हो गया हूँ इस दुनिया में। अब यह दुनिया मेरे लिए नहीं है। चलता हूँ लाला, अब तक जो कहा सुना वो माफ़ करना। यह कहते कहते सकबू की आंखें भर आई थी। वह कुर्सी से उठने को हुआ तो मैंने उसे फिर बैठा दिया। मैं भी भावुक हो गया था, मेरी भी आंखें नम हो गई थी। मैंने कहा, कैसी बात करते हो सकबू, जीते जी तुम्हें छोड़ने की सोच भी नहीं सकता। दोबारा यह कभी ना कहना, सोचना भी नहीं। मगर तुम जो कह रहे हो यह भी तो हो सकता है कि वह तुम्हारा वहम हो। इस पर सकबू ने कई ऐसी बातें बताई जो उसके शक को पुख्ता कर रही थी, मगर मैं फिर भी यकीन नहीं कर पा रहा था। सकबू को किसी तरह समझा बुझा कर भेजा कि यकीन करो कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके 10-12 दिन बाद ही एक दिन सवेरे सवेरे सकबू का फ़ोन आया कि तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर के यहाँ चलना है। यहाँ किससे कहूँ, कोई सीधे मुँह बात नहीं कर रहा। मैं ड्राइवर लेकर पहुँचा तो देखा तौफीक था नहीं। शाहीन कुछ काम से कहकर घंटे भर पहले निकल गई थी। वह पीएचडी कर रही थी, अपनी थीसिस पूरी करने में लगी थी। सकबू यही बताता था। उसने रास्ते में यह भी बताया कि शाहीन पिछले 10 दिन से उसके साथ कमरे में नहीं सो रही है। साथ ही यह भी जोड़ा कि दिन हो या रात तौफीक शाहीन की हंसी ठिठोली यहाँ तक कि छीना झपटी भी चलती रहती है। लगता है जैसे नवविवाहित जोड़ा है, उसे इस तरह इग्नोर करते हैं जैसे वह वहाँ है ही नहीं। मैं उसकी बातें सुन सुनकर परेशान होता रहता कि आखिर अपने मित्र का दुख दूर कैसे करूं, मगर जैसे सकबू के लिए इतना ही दुख काफ़ी नहीं था। डॉक्टर ने किडनी लीवर में गंभीर समस्या बता दी, इतनी गंभीर कि जान को खतरा है और ट्रीटमेंट पीजीआई में ही संभव है। तौफीक शाहीन को खबर कर दी थी, लेकिन मैं डॉक्टर से सकबू का चेकअप करवा कर घर पहुंच गया, मगर वह दोनों घंटे भर बाद पहुंचे। मैंने उन दोनों को सकबू के बीमारी के बारे में बताया तो शाहीन बड़ी लापरवाही से बोली थी, अरे प्राइवेट डॉक्टर ऐसे ही बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखती। लेकिन मेरे और सकबू के प्रेशर में उसे पीजीआई में दिखाया गया। शक सही था, बीमारी बेहद गंभीर हो चुकी थी। बड़े सोर्स के बाद 5वें दिन भर्ती किया गया। वहाँ 2 महीने ट्रीटमेंट के बाद सकबू ठीक हुआ था। हॉस्पिटल में मैं उसे रोज़ देखने जाता था, बिना नागा। लेकिन तौफीक शाहीन कई बार ऐसा भी हुआ पहुँचे ही नहीं। कई बार मेरे बेटे ने परिवार के एक सदस्य के वहाँ होने की भूमिका पूरी की। सकबू जब ठीक होकर घर पहुँचा तो बहुत कमज़ोर था। अब मुझे शाहीन से कोई उम्मीद नहीं थी। उसका सकबू को लेकर बेरुखापन अब मैं भी साफ देख रहा था। सकबू ने मेरी सलाह पर एक नौकर रख लिया जो उसकी देखभाल कर सके। देखते देखते 3 महीने निकल गए। सकबू पूरी तरह ठीक हो गया, मगर फिर भी उसे पूरी देखभाल की ज़रूरत थी। इस बीच मैंने देखा कि तौफीक और शाहीन को मेरा वहाँ जाना अच्छा नहीं लग रहा। उनकी बेरुखी जब ज़्यादा होगी तो मैंने वहाँ जाना कम कर दिया। फ़ोन पर सकबू से संपर्क में रहता, उससे यह सब बात नहीं बताई कि वह और दुखी होगा। न जाने की वजह बताते हुए उससे कुछ न कुछ बहाना बना देता था। जल्दी ही सकबू हालात से इतना हार गया कि फ़ोन पर रो देता। मेरा मन उसका रोना सुनकर तड़प उठता। उसके आंसुओं की रोज़ रोज़ एक ही वजह थी, शाहीन। सकबू रोज़ उसकी एक एक हरकत बताता, कहता अपनी आंखों से कुकर्म का या नंगा नाच देखने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अब बर्दाश्त नहीं होता। दोनों की बेशर्मी इस हद तक बढ़ गई है कि मेरी कोई परवाह ही नहीं। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे मुझे चिढ़ा कर दिखा कर सब किया जा रहा है। सकबू कहता, तौफीक तो लगता है जैसे मुझसे बदला ले रहा है। सकबू की तकलीफ से मेरा तन मन खौल उठता। मन करता जाऊं और सारे फसाद की जड़ उस चुड़ैल को बालों से पकड़कर खींचते हुए बाहर फेंक दूं। जब बात चलती तो सुगंधा भी उसे कोसती,
सकबू साहिन के बीच मधुर संबंधों की कुल मियाद मात्र 2 महीने रही। उसके बाद उनके बीच 36 का आंकड़ा चलता रहा। एक दिन सुबह सुगंधा के साथ बैठा चाय पी रहा था कि तभी सकबू का फ़ोन आया। नंबर उसका था लेकिन बात उसका नौकर दानिश कर रहा था। उसने हाँफते हुए कहा, साहब जीने से गिर गए हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर है। मैंने कहा, तुरंत आ रहा हूँ। उसकी आवाज़ से मैं समझ गया था कि मामला बेहद गंभीर है। पहुंचा तो देखा खून से सने कपड़ों को पहने सकबू बेड पर पड़ा है। डॉक्टर मरहम पट्टी करके उन्हें हॉस्पिटल ले जाने को कह रहा था। सकबू होश में था। मुझे देखते ही उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। उसने बड़े अस्पष्ट शब्दों में कुछ कहा जिसका आशय समझते ही मेरा खून खौल उठा। मैंने जलती नज़र तौफीक और साहिन पर डाली, लेकिन स्थिति की नज़ाकत को देखते हुए किसी तरह खुद को रोका, क्योंकि तब सकबू को हॉस्पिटल पहुंचाना पहला जरूरी काम था। सकबू को लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। मेरा जिंदा दिल, मेरे बचपन का यार, दुनिया के बड़े बड़े लोगों पर जीत हासिल करने वाला, अपनी नामुराद औलाद बेगम के छल कपट व्यभिचार के आगे परास्त हो गया। ट्रामा सेंटर से 20 घंटे बाद उसका शरीर उसके घर लाया गया, जो सही मायने में घर कहाँ मकान रह गया था। घर के नहीं, मकान के खूबसूरत लान में अपने यार को एक सफ़ेद कफन ओढ़े लेटा देखकर मेरा मन दिल चीत्कार कर उठा। लाख रोकने के बावजूद आंसू बह चले। मेरा यार कमीनी औलाद के चलते आखिर में मुझसे अपनी बात भी ठीक से कह नहीं पाया था। मन में आया कि पुलिस को सच बताकर दोनों नामुरादों को इनके किए की सजा दूं, पहुंचा दूं फांसी के फंदे पर। अपने यार के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए फिर से पहन लूं अपना वह काला लबादा और जज से कहूं कि यही दोनों हैं मेरे यार की कातिल। मैं हूं चश्मदीद गवाह। ये दफ़ा 302 के अपराधी हैं, इन्हें मौत की सजा दीजिए। यह एक रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है। यह लोगों के लिए एक नज़ीर बनना चाहिए। मगर ठहर गया या सोचकर कि दुनिया में अपने यार की तुक्का फजीहत नहीं कराऊंगा। यह कराने से अब मेरा सकबू लौट तो नहीं आएगा। पोस्टमार्टम अलग होगा। यार की मिट्टी नहीं खराब कराऊंगा। दिल पर पत्थर रखकर अपने प्यारे सकबू को सुपुर्द खाक किया। फिर लौटकर उसके घर की तरफ कभी नहीं देखा, कभी रुख नहीं किया। आज होटल का यह विज्ञापन देखकर, उसकी 15वीं मंजिल के स्विमिंग पूल को देखकर कभी इसी शहर के एक होटल में बिताई रात याद आ गई, जब हम दोनों यार अपने बेगमों के साथ शादी के कुछ महीने के बाद की एक रात जी रहे थे। सकबू होता तो निश्चित ही यह ऐड देखकर फ़ोन करता कि लाला क्या ख्याल है इस रूफ टॉप स्विमिंग पूल के बारे में। लाला कुछ तो होना ही चाहिए। फिर ठठाकर हंस पड़ता। सुगंधा मेरी आदत को जानते हुए फिर एक कप ऑर्गेनिक टी लिए हुए आई, मगर मन इतना कैसाला हो गया था कि मैंने चाय पीने से मना कर दिया। काश सकबू में भी कुछ चीज़ों को मना करने की आदत होती। धन्यवाद मित्रों।